नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश को आज पीएम सौगात देने वाले। बड़ी सौगात ये है इस लिहाज से क्योंकि ग्रामीणों के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीबों को गृह प्रवेश दरअसल कराने जा रहे हैं। प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को अपना घर मिल पाएगा। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो क्षेत्रों की है बनाई गई है, इसके तहत वो लोगों को गृह प्रवेश करवाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं। तो ग्रामीणों के घर का सपना पूरा होगा। 1,75,000 ऐसे परिवार जिनके घर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज इनको गृह प्रवेश कराया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और 2022 तक उन्होंने लिखा है कि 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का लक्ष्य है और इसकी दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है अपने ट्वीट में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 1,75,000 ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है और इनके घर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन घरों में प्रवेश करने की बारी है। तो गृह प्रवेश प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं इस कार्यक्रम के तहत और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि 2022 तक हमने ये वादा किया है और हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक घर जरूर हो, सर पर छत जरूर हो और ये जो लक्ष्य हमने तय किया है उस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ एक ये बड़ा कदम, अहम कदम है। हर व्यक्ति का सपना होता है अपना घर हो और इसी सपने को आज पूरा होते लोग देखेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से लाइव, उनसे बात करते हैं। शरद, कुछ ही देर में एक बड़ा सपना जो हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक घर होना चाहिए, सर पर छत जरूर होनी चाहिए और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई गई इसके तहत कई लोगों का सपना पूरा हुआ भी है और आज भी होने जा रहा है। 1,75,000 परिवार हैं जिनको गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और ये जो योजना है वो लोगों को अपना घर देने की ही है और उसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने कहा, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है कार्यक्रम के लिए। वर्चुअली जुड़ेंगे, उन सभी परिवारों को संबोधित करेंगे जिनका आज गृह प्रवेश होने वाला है। जैसा कि आपने बताया भी है कि 1,75,000 जो परिवार हैं उनको घरों में आज गृह प्रवेश कराया जाएगा और इस कार्यक्रम को भी गृह प्रवेशम नाम दिया गया है। तो प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम करेंगे और फिर वो उन लोगों को संबोधित भी करेंगे जिन्हें उनके घर मिले हैं। निश्चित ही एक बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर को स्ट्रीट वेंडर योजना का कार्यक्रम मध्य प्रदेश को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने 3 जो हितग्राही हैं उनसे संवाद भी किया था। आज भी उसी तरीके का कार्यक्रम है और इन सभी कार्यक्रमों को, इन सौगातों को कहीं ना कहीं आने वाले मध्य प्रदेश के 27 सीटों के उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरी जो कवायद है या पूरी योजनाएं हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएगी और ये कहेगी कि उनके जो सपने हैं वो किस तरीके से साकार किए गए। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं इन सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन फिलहाल बात यही है कि जो योजना है उसका फ़ायदा आज
1,75,000 परिवारों को मध्य प्रदेश में मिलने जा रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरे पर हैं। उनका ये दौरा लगातार चल रहा है और इस दौरे के तहत आज वे सुमावली, जौरा और ग्वालियर पूर्व का करेंगे दौरा। सीएम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। तो करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और इसी को लेकर भूमि पूजन, लोकार्पण, विकास कार्यों का भूमि पूजन और विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री जा जाकर कर रहे हैं और यह चुनावी उनका दौरा है। तो आज भी 3 जगहों पर वे दौरा करेंगे। ग्वालियर पूर्व भी जाएंगे, जौरा भी जाएंगे, सुमावली जाएंगे, सिंधिया साथ रहेंगे। आज से पूर्व सीएम कमलनाथ भी चुनावी दौरा शुरू करने वाले हैं। आगर मालवा से इसका शंखनाद होगा, उपचुनाव का शंखनाद कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल ही लिस्ट जारी कर दी गई और लिस्ट जारी करने के बाद आज से चुनावी मैदान संभालने की बारी है। तो कमलनाथ उतरेंगे मैदान में और सबसे पहले आगर मालवा के नलखेड़ा जाएंगे। मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आशीर्वाद जीत का मांगेंगे। बड़ौद भी फिर जाएंगे इसके बाद और फिर कार्यकर्ताओं को वे संबोधित करेंगे। उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बात कही है और राग चढ़ा ईवीएम का। भिंड पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगले चुनाव में तो बीजेपी को 400 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि ईवीएम के दम पर 2014 में 280 और 2019 में 300 सीटें बीजेपी लाई थी और अगले चुनाव में ईवीएम की बदौलत ही 400 सीटें वो पालेगी। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 400 सीटें जैसे ही आएंगी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मोदी बदल देंगे, अपना संविधान लाएंगे और रूस और चीन के राष्ट्रपति की तरह मोदी सारी उम्र प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अगर बचाना है तो जाग जाओ, चेत जाओ, क्योंकि संविधान को बदलने का भी इनका फैसला होगा। अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब ये है कि ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार। और 400 पार होते ही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। इधर बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को जैसे ही अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी शुरू हो गई। नेपानगर के खकनार में कांग्रेस सेवा दल की बैठक में रामकिशन पटेल भी मौजूद थे। इसी बीच जैसे ही रामकिशन पटेल के प्रत्याशी के रूप में नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। तभी वहां से गुजर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तू-तू में हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं को शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचना पड़ा। अब पुलिस जांच कर रही है। आज हमारे कांग्रेस सेवा दल की मीटिंग थी और कुछ 1-2 लोगों ने आकर वहाँ पर हमारे उम्मीदवार को लेकर अशब्दों की बात की है। और चूंकि सरकार भाजपा की है और झूठी रिपोर्ट और भाजपा का दबाव अधिकारियों पर जो जिस प्रकार से बनाया गया, चूँकि अभी हमने टीआई महोदय से भी निवेदन किया और एसपी साहब से भी कि जो लोग स्वयं हमारे उम्मीदवार को गाली बक रहे हो, आदिवासी समाज को गाली बक रहे हो, ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए उल्टा, क्योंकि वो हमारे कार्यालय पर आए। बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है इसके अंदर। हम लोग तो हमारे बैठक लेने आए थे यहाँ पे, हमारी बैठक हुई, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता की नानी शांत हो गई थी, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बैठने गए। तो हमारे जो कुछ कार्यकर्ता थे, 2 हमारे वहाँ के ये पोपट भाई और वहाँ के सरपंच हमारे अशोक भाई,
ये लोग आ रहे थे तो जो नवल नाम का जो उनका कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो हमेशा ऐसे दारू पी के नाटक करता है और चुनाव आते तो उसके आंख में आती है और लोगों को गाला गलौज करेगा। तभी यहाँ पे उनको बुला के वो उसने जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की सुविधा काटेकर उसको नंगी नंगी गालियाँ दी उसने। ये एक बार नहीं हुआ, इनका 3 बार हो गया अभी ऐसे में। ऐसी बात नहीं है, पोपट पवार खतनार का और नवल सरकार पूर्व से एक दूसरे को जानते हैं। आपस में इनका ऐसा भी कहना था कि हमारी हंसी मजाक भी चलती है, फिर कहीं ना कहीं इनकी आपस में बोलचाल हो गई। उस बात को लेके इन्होंने वरिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं को लेके आए और उनको समझाया, वो आपस में समझे। उन दोनों ने शिकायत करी है, उनकी शिकायत पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई। बामोरी सीट से कांग्रेस का टिकट मिलते ही कन्हैया लाल अग्रवाल ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया पर हमला बोला और कहा कि पंचायत मंत्री का काम कंस के समान है। उन्होंने कहा है कि जैसे कंस का खात्मा कन्हैया ने किया था, वैसे ही बामोरी उपचुनाव में कन्हैया लाल अग्रवाल मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का अंत करेगा। नहीं, देखिए, वो मुझे भस्मासुर बोलता है। संजू माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी पिछले चुनाव में ही बोले। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि उनको ये भी जानकारी है कि नहीं कि भस्मासुर आखिर है कौन। भस्मासुर काय को बोलते हैं? भस्मासुर वो था कि उनने शिव जी को प्रसन्न किया, भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया, वो भगवान शंकर के पीछे पड़ गए। तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मुझे भस्मासुर बोलना है? हाँ, लेकिन उनके जो मंत्री बनने के बाद के जो कृत्य हैं वो जरूर ये बात को साबित करते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कंस की आत्मा जरूर आकर बस गई है। और दिल्ली में कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। 23 नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। आजाद, आनंद शर्मा और सिब्बल का कद भी घटा है। इधर सोनिया गांधी ने एक विशेष कमेटी का भी गठन किया है। सोनिया गांधी ने इसके साथ ही CWC का भी पुनर्गठन कर दिया। इसके अलावा आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पूनिया फिलहाल बने ही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ से किसी को भी CWC में जगह नहीं मिली है, बल्कि CWC से जो मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू जिसमें शामिल थे उन्हें भी हटाया गया है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सरकार एक नई पहल कर रही है। टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और MSME विभाग की यह पहल है। प्रदेश के टॉप 10 इंस्टीट्यूट के छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा जाएगा। नामचीन कंपनियों के प्रोजेक्ट से छात्रों को जोड़ा जाएगा। छात्रों को रोजगार देने वाला बनाने की कोशिश की जाएगी। और प्रदेश के MSME मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा का यह बयान है कि राज्य सरकार की सोच युवाओं को नौकरी पाने नहीं बल्कि रोजगार देने वाली रखी जाएगी, उनको बनाया जाएगा इस काम। सरकार राज्य के 10 टॉप 10 इंस्टीट्यूट को अब सीधे उद्योगपतियों से इंटरेक्शन कराने जा रही है और इस बात को लेकर भी छात्रों और युवाओं को तैयार किया जाएगा कि उनको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ताकि वो अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकें और उद्योगों की ज़रूरतों को समझ सकें। प्रदेश के MSME मंत्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का प्लान, किस तरीके से युवाओं को मदद कर रही है सरकार? देखिए, MSME विभाग में मध्यम श्रेणी के उद्योग आते हैं। मध्यम श्रेणी का उद्योग कभी भी अपने क्षमता पे R&D 99% लोग नहीं कर पाते हैं। R&D पहले 15 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलती थी, अब 3 से 5 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए बिना R&D के 5 साल में वो यूनिट नीचे वापस गिरना शुरू होंगे। उस चीज़ को, उस समस्या को समझते हुए जब विभाग की समीक्षा में ये आई तो फिर हमने तय किया, हमने हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय यशोधरा जी से भी बात की मेरी, और उनकी भी सहमति थी कि टॉप 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के इंडस्ट्री की जितनी प्रॉब्लम्स है वो उनके ग्रुप ऑफ बच्चों में बांटी जाए। उनके ग्रुप जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में जब समस्या देंगे तो उन्हें इंडस्ट्री में जाके उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करना पड़ेगा। जब वो हल करेंगे तो उनको उनका इंडस्ट्री की गहराइयों से भी परिचय होगा और उस प्रोसेस ऑफ
इंट्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ करेक्शन और डेवलपमेंट, उनके पास अपने नए उद्योग के आइडिया जनरेट होंगे। जब आइडिया जनरेट होंगे तो वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या खुद एंटरप्रेन्योर बनने का प्रयास करेंगे। तो प्रदेश के युवा प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें, इस पर भी अब सरकार ने फोकस करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमएसएमई विभाग मिलकर अब काम करने को तैयार है, ताकि उन युवाओं को मौका दिया जा सके जो सीधे इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करके अपने भविष्य को संवार सकें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वृद्धा पेंशन में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हो गया है। 27 साल के युवक ने वृद्धा पेंशन का लाभ ले लिया। इससे आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। सचिव गोविंद प्रसाद पाठक की इसमें लापरवाही सामने आई है। सचिव ने एक ही शख्स की 2 आईडी बना दी। फर्जी दस्तावेज से ये आईडी बनाई गई है और सचिव को अब कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। जवा तहसील के बरहुला गांव का ये पूरा मामला। अर्पित हमारे संवाददाता हमारे साथ रीवा से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अर्पित, पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बरहुला गांव का पूरा मामला है, जहां पर सचिव गोविंद प्रसाद पाठक के द्वारा समग्र आईडी एक ही व्यक्ति की 2 समग्र आईडी बनाकर 27 वर्ष के युवा इंसान को वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का लाभ दिला दिया है। लगभग पिछले 4 वर्षों से यह लाभ उसी युवक को मिल रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत के बाद जवा जनपद पंचायत कार्यालय से अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया, जिसमें जांच में खुलासा हुआ है कि सचिव गोविंद प्रसाद पाठक के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे युवक के नाम से, और जिसमें इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के तहत इस युवक को लाभ मिल रहा था। जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा सचिव के नाम नोटिस जारी किया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सचिव की जो पेमेंट आती है उस पेमेंट से इस राशि के भरपाई की भी बात कही गई है। नहीं, ये क्या केवल ये मामला सामने आने के बाद क्या केवल ये एक ही मामला है या इसके अलावा और भी जांच हो रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर एक ऐसे मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं अभी अनियमितताएं सामने आई होंगी। सरपंच और सचिव के द्वारा लगातार ग्रामीण स्तरों पर अनियमितताएं की जा रही हैं, तो अभी फिलहाल जांच जारी है और हो सकता है कि इसमें और बड़ा खुलासा हो सकता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से खबर, जहां पर 13 नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल गया। कांग्रेस के नेता पंकज संघवी परिवार समेत कोरोना संक्रमित हो गए। नगर निगम के वर्कशॉप विभाग के प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उपायुक्त लता अग्रवाल ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा सरकारी कैंसर अस्पताल में भी 11 डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इन सभी को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंदौर में कांग्रेस नेता पंकज संघवी परिवार समेत कोरोना संक्रमित हो गए। तो 13 नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण हुआ है इंदौर में और 11 डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं सरकारी कैंसर हॉस्पिटल जो है वहां के। भोपाल में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और कोरोना के नए मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 265 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राजभवन से भी 9 लोग संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। जिला जेल जहांगीराबाद से 5 लोग संक्रमित निकले। साकेत नगर से 11 लोग संक्रमित निकले। एमपी नगर से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विश्वविद्यालय परिसर होशंगाबाद रोड से 3 लोग संक्रमित निकले और ऐसे करके ये आंकड़ा बढ़ते हुए 260 से ज्यादा हो गया। इधर जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के कदम अब शहर की तरफ बढ़ चले हैं। शहर की तरफ नक्सलियों का रुख हो गया। माओवादियों का जगदलपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर नक्सली तोकापाल क्षेत्र के बड़े आरापुर नेशनल हाईवे में बैनर पोस्टर लगाकर गए हैं और जेलों में बंद कैदियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद करने की मांग इस बैनर पोस्टर में इसका जिक्र है। अत्याचार करने वालों को जन अदालत में सजा की चेतावनी तक दे डाली गई है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी चिकित्सक को हटाने की मांग कर डाली गई है। दरअसल कैंसर अस्पताल के विभागाध्यक्ष पर यह आरोप लगा है।
डॉक्टर विवेक चौधरी पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं और इनको हटाने की मांग की जा रही है। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष ने थीसिस गाइड के पद से हटाने की मांग की है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। और देवास से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवारों की लापरवाही देखने को मिली। उफनती पुलिया पर बाइक सवार नजर आए और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों की जान बचाई है। तेज बारिश के चलते पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी के दौरान ये यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और हादसे की शिकार। देखिए तस्वीर। खरगोन के बोध गांव में एक खेत में 13 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की इत्तला के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इधर बिहार के पूर्णिया के ताराबाड़ी में कनकई नदी का कहर जारी है। कनकई नदी तेजी से कटाव कर रही है। ताराबाड़ी और चनकी गांव के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। घरों के नदी में विलीन होने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में एक पक्का मकान नदी में समा गया। ये एक मकान की कहानी नहीं, ऐसे कई मकान इस कनकई नदी में समा चुके हैं। नदी का कहर इतना कि लोग पक्के मकान को तोड़ रहे हैं ताकि कुछ कीमती सामान को बचाया तो जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के कटाव को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार इत्तला की, लेकिन किसी ने सुध ही नहीं ली।